हे एवरीवन गाइस, दिस इज़ तथागत फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो आज हम लोग यार बहुत महीनों के बाद मिल रहे हैं एनसीईआरटी लेक्चर को लेके। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम तो अभी मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी का लेक्चर जो है वो उतना प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो इसलिए सोचा कि ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लास 11th का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। तो हम लोग ये चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच के साथ शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, और यहाँ पे आपको मैं इम्पॉर्टेंट मार्क भी करवा दूँगा, क्योंकि ये मेरा ही एनसीईआरटी है जो ऑलरेडी अंडरलाइंड है, तो वो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो पहले हम लोग चैप्टर के नाम के ऊपर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले है व्हाट इज़ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मतलब क्या, आप जो अपने जो एनवायरनमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन आप तो ले रहे हैं, आप अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है उस नॉस्ट्रिल से उस एयर को ले रहे हैं। अब उस एयर में आप कौन सा जो चीज़ है वो आपके टिश्यू के लिए या आपके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन आप जो आप ले रहे हैं वो आपके बॉडी के डिफरेंट जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उन फंक्शंस में वो यूज़ हो रहा है। और वो यूज़ होने के बाद क्या हो रहा है, अल्टीमेटली उससे कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसे बन रहा है, वो फिर से एक काइंड ऑफ गैसियस चीज़ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। वो आपको अब, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो आपके लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। अब उस चीज़ को आप कैसे निकाल रहे हैं? फिर से वही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या, आप जो अपने टोटल जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम क्या करता है, आपका कुछ गैसेस है, उस गैसेस को मतलब जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड गैसेस को वो लेता है और लेने के बाद उसको छोड़ता है। तो यही बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और ये आपका ब्रीदिंग जो टोटल सिस्टम है इसका काम है। अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा जाता है और बहुत आसान सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो यहाँ पे लिख रखा है वो हम पढ़ते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। तो आपका क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली आपका जो रेस्पिरेशन है, उस रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, और तोड़ के अल्टीमेटली उससे एनर्जी निकाला जाता है, कुछ भी होता है। लेकिन उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होता है, जो गैस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। आप कैसे लेंगे, वो आप ब्रीदिंग के थ्रू लेंगे, और उस जो वेरियस एक्टिविटीज़ हो रहा है उसके थ्रू क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कुछ एक बड़ा सा मटेरियल से तोड़ के छोटा मटेरियल या सिंपलर मटेरियल बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ ब्रीदिंग। और आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये आपका ब्रीदिंग का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पे दिख रहा होगा। यहाँ से प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो इसको आप कॉमनली क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यानी आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, जो डिफरेंस अभी इस लेवल पे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ना भी समझेंगे तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। तो मतलब जो लोग थोड़ा डिटेल में पढ़े हैं वो लोग समझ गए होंगे, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता इस टाइम पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़े, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अब हमें समझ तो आ गया है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो चीज़ है वो क्या है। अब रेस्पिरेशन जो होगा तो उसके लिए कुछ ऑर्गन सिस्टम चाहिए, है ना। तो वो जो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रखा था जो आपको याद रखना चाहिए। आई थिंक ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन था कि इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। हमारे में यानी इंसान में जैसा होता है कि पूरा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, उसमें आपका नॉस्ट्रिल है, लंग्स है, डायफ्राम है, बहुत कुछ है, केमोरिसेप्टर्स है, बहुत कुछ है।
लेकिन जो इंसेक्ट्स है काफ़ी लोअर ऑर्गेनिज्म है इंसान के तुलना में, तो उनमें सिर्फ ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जिसमें क्या होता है जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है काफ़ी डायरेक्ट सा होता है, मतलब उसमें वो लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और डायरेक्टली ऑक्सीजन को टिश्यू में डिलीवर कर देते हैं। हमारे में क्या होता है ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है, लेकिन इंसेक्ट्स में ये सब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो यार आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होगा ही कि हमारे में यानी इंसान में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा इंसान को छोड़ के भी जो एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे जो किंगडम पढ़े हैं, तो उसमें जो मतलब ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब क्रॉस मैचिंग में बहुत सालों में पूछा जाता है, और आई थिंक पिछले ही कुछ सालों में पूछा गया है, तो आगे वाले सालों में भी पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो क्या है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंडरेट्स एंड फ्लैटवर्म एटसेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस। तो यानी ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कोई ऐसा खास ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता, उनमें सिंपली क्या होता है उनका जो बॉडी सरफेस होता है उस बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। अल्टीमेटली सिंपल डिफ्यूजन तो हम में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, वो लंग्स पे होता है, बॉडी पे नहीं होता। लेकिन ये जो स्पॉन्जेस है, सिलेंडरेट्स है, फ्लैटवर्म्स है, यानी आपको पॉडीफेरा दिख रहा होगा, सिलेंडरेट तो आपको दिख ही रहा होगा, फ्लैटवर्म मतलब आपका वहाँ पे प्लाटियल मिंथिस दिख रहा होगा, तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। Earthworm uses their moist cuticle and insect have their network of tubes, that is the tracheal tube। मैंने आपको ऑलरेडी बोला वो ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है इंसेक्ट्स में, तो इंसेक्ट में आपका ट्रेकियल सिस्टम वो इंपॉर्टेंट होता है। और आपका अर्थवर्म में क्या होता है, उनका जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, अर्थवर्म तो एनिलिड है आपको पता है, तो उनका जो मॉइस्ट स्किन होता है उस स्किन के थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। ठीक है, स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि इसको गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको क्या करते हैं, ये लाइन को मिस कर देते हैं। अब अगर सिंपली ये सवाल पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेशन थ्रू गिल इज़ कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ऐसे अगर सब ऑप्शन दे दे तो लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, तो इसको कभी मिस मत करना। तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होता है, ये आप मतलब सिंपली पूरा बायोलॉजिकली आप ऐसे मान सकते हैं कि कुछ भी चीज़ आपका एकदम सारे में नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ कैरेक्टर नहीं होता जो एक पूरा फाइलम में सारे चीज़ में मिल जाएगा। मतलब देखा गया है कि इंसेक्ट्स में या मतलब आर्थ्रोपोड्स में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें गिल्स में होता है, लेकिन सारे में नहीं, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर में, सारे में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, मोलास्क हैज़ वास्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग। अच्छा सॉरी, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलास्क। तो यहाँ पे जो मॉइस्ट स्किन होता है वो मोलास्क में और आर्थ्रोपोड्स ये दोनों यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोलास्क में क्योंकि उनमें जो मेंटल मेम्ब्रेन होता है, मेंटल मेम्ब्रेन में एक छेद होता है जो मेंटल कैविटी कहा जाता है उनको, तो उसके थ्रू ये जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू ही हो जाता है, यानी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक वास्कुलराइज्ड ऑर्गन, स्पेसिफिक वास्कुलराइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड लंग। और लंग के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये तो सब लोगों को पता होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो है वो लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे जो आपको याद रखने हैं कि अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूजेस गिल। तो वर्टिब्रेट में देखा गया है कि मछली जो है वो गिल्स को यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। ऑलरेडी हमने किन में गिल्स पाया, हमने गिल्स पाया है कहाँ पे, आप लोग बोलिए, हाँ आर्थ्रोपोड्स में और मोलास्क में जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। अच्छा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। तो मतलब बाकी मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में सिर्फ और सिर्फ मछली में देखा गया है कि उनमें गिल्स पाया जाता है। बाकी एम्फीबियन में आप मतलब एम्फीबियन क्योंकि उसमें एक लाइफ का एक स्टेज होता है जो कि पानी में बीतता है, तो वो जो स्टेज होता है उसमें गिल्स में हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली लंग्स में ही होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन ऑल्सो रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो फ्रॉग है वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ आपको आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि फ्रॉग जो है उसमें बाक्कोफेरेंजियल यानी मुंह से भी रेस्पिरेशन पॉसिबल है।
उनका बाकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। ओके, तो यहाँ पे एक और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फैक्ट है जो मैंने नोट डाउन किया था वो यहाँ पे आ गया है कि रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट एज द सेल एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विथ एयर इन ट्यूब। ओके, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लोग मतलब एक्वायर कर रहे, जो वो लोग रिस्पायर कर रहे हैं, वो उनको डायरेक्टली टिश्यू में भेज देते हैं। मतलब कुछ उसमें मॉडिफिकेशन, कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट वो लोग लेते हैं, डायरेक्ट टिश्यू में दे देते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो उसको यह बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है और कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हमें समझना होगा, जिसके बारे में हमें काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअली डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो पहला क्या है, फेरिंग्स। तो आपको मतलब अगर बेसिक जो एक ओवरव्यू अगर दे दे कि कौन से पाथ से एयर जा रहा है, तो पहले तो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आएगा। तो नॉस्ट्रिल से आपका जो एयर आप ले रहे हैं तो वो फिर आपका वहाँ पे आपका फेरिंग्स में जाएगा जो कि कॉमन पैसेज है। फिर वहाँ से आपका लैरिंग्स में जाएगा, फिर आपका वो ब्रोंकस में जाएगा, फिर आपका ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाएगा और फाइनली आपका एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई के थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स ए पोर्शन विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दैट इज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में बहुत बार ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये याद ही होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में। इसके बाद लैरिंग्स क्या है, मतलब फेरिंग्स के बाद ही जो फेरिंग्स है वो लैरिंग्स रीजन में ओपन होता है ट्रेकिया में। तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स में ये चीज़ ध्यान रखना है, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, लैरिंग्स थोड़ा मतलब अगर हम लोग हाथ दे के उसको पैल्पेट करें तो थोड़ा हार्ड सा फील होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो बोनी है, लेकिन वो बोनी नहीं है, वो कार्टिलेजिनस है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। तो आपका क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, और लैरिंग्स क्या है, इट इज़ कॉल्ड साउंड बॉक्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस बॉक्स। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई थिन, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इलास्टिक कार्टिलेज है। जो आपका एपिग्लॉटिस है, जो मतलब जिनका इम्प्रॉपर मूवमेंट के कारण हम लोग छींकते हैं या मतलब पता है आप लोगों को, तो वो जो है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप है। यहाँ पे ये सारे जो नेचर है, मतलब कौन सा वाला बोनी है, कौन सा कार्टिलेजिनस है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एंट्री ऑफ फूड आपका लैरिंग्स में मतलब रोकता है, क्योंकि फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, उसमें फूड भी है, एयर भी है। अब हो सकता है कि फूड वहाँ से लैरिंग्स में चला जाए, तो उससे क्या होगा, मतलब सांस रुक के, सांस अटक के लोग मर जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कार्टिलेजिनस जो फ्लैप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ये तो पता है, मतलब स्ट्रेट ट्यूब जो एक्सटेंड होता है ऐसे होता है। अच्छा, ये एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक नीट में इससे सवाल उतना ज़्यादा तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछेगा कभी ना कभी तो इससे ज़रूर पूछेगा। जो आपका ट्रेकिया है वो कौन सा थोरैसिक वर्टिब्रा में जाके राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, तो ये है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ऐसे ही आपको एक और चीज़ याद होगा, जो स्कैपुला है, स्कैपुला का जो लोअर पार्ट है वो सेवेंथ रिब्स के पास ख़त्म होता है। तो ऐसे ही ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेकिया है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास आके राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि each bronchi undergoes repetitive division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles and end up in very thin terminal bronchioles। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पाथवे में बोला था कि ब्रोंकाई जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे डिवाइड होता है, फिर वहाँ से ब्रोंक्यूल्स बनता है, फिर ब्रोंक्यूल का भी छोटा बहुत डिवीजन होके वो क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाता है। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकिया एट्सेट्रा आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिख रखा था जो कि एक्स्ट्रा है, आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं कि द इनकम्प्लीट जो कार्टिलेजिनस रिंग है दे आर डॉर्सली डेफिशिएंट, मतलब आपका जो डॉर्सल पोर्शन है उस डॉर्सल पोर्शन में वो लोग डेफिशिएंट होते हैं, वेंट्रल पोर्शन में वो कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो एल्वियोलाई को गिव राइज करेगा, तो इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लंग का जो कवरिंग। लंग में क्या कवरिंग होता है, लंग में आपका जो प्लूरा का कवरिंग होता है। प्लूरा में आपको पता है ये डबल लेयर्ड होता है या फिर बाई लेयर्ड होता है, 2 लेयर होता है।
उसमें एक पैराइटल प्लूरा होता है, एक विसरल प्लूरा होता है। तो वो तो आप मतलब अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि प्लूरा एक बाई लेयर्ड होता है। ऐसे ही आपका जो हार्ट का पेरिकार्डियम जो है वो भी बाई लेयर्ड होता है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिकली सिंपली जो डायग्राम है वो दिखा रखा है। आपका राइट और जो लेफ्ट लंग है उसका जो डायग्राम है वो दे रखा है, डायफ्राम का डायग्राम दे रखा है। और यहाँ पे अराउंड आपका मैं एक आर्बिट्रेरी फिगर लिख रखा है कि देयर आर अराउंड 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई। तो 300 मिलियन के आसपास एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब ये टोटल ये चीज़ ध्यान रखना कि 300 मिलियन एल्वियोलाई जो होता है वो एक लंग में नहीं, टोटल दोनों मिला के प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब लंग के लोब्स के बारे में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। मैंने लिख रखा है एक कि राइट लंग में 3 लोब होता है, लेफ्ट लंग में 2 लोब होता है। आप छोड़ सकते हैं इसको चाहे तो, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ये एक डिजीज़ है जिसके बारे में मैंने लिख रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स ये एक आपको पता होगा, आपका इस कंडीशन में क्या होता है, सिंपली आपका लंग कोलैप्स हो जाता है। मतलब द कंडीशन वेयर एयर लीक्स फ्रॉम द लंग टू द चेस्ट वॉल, मतलब आपका जो चेस्ट वॉल होता है उसमें क्या होता है, लंग मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि लंग का पंक्चर हो जाना। आपका जो थोरासिक कैविटी है उसमें अगर पंक्चर हो जाए तो क्या होता है, एयर लीक होता जाता है और लंग क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। अब ये कोलैप्स को आप क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। हाइपरवेंटिलेशन एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब आप छोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था हाइपरवेंटिलेशन। सिंपली आप ऐसे ये जो लिख रखा है वो याद रख सकते हैं कि हाइपरवेंटिलेशन मीन्स ओवर ब्रीदिंग, वेंटिलेशन मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग, हाइपो मतलब कम होगा, हाइपर मतलब ज़्यादा होगा, तो ओवर ब्रीदिंग। सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ है इसको मैं आपको सम अप करके बोल देता हूँ। यहाँ पे जो भी ये जो पूरा पैसेज है ये मैं आपको सम अप करके बोल देता हूँ। यहाँ पे जो आप एयर जो ब्रीद इन कर रहे हैं वो क्या होता है, अल्टीमेटली आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, वो आपका एल्वियोलाई में पहुँचेगा। अब वो एल्वियोलाई क्या करेगा, एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को लेगा या फिर जो एयर आया है उस एयर को लेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट कहाँ कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट वाया सिंपल डिफ्यूजन। और वो ट्रांसपोर्ट से भी पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हमारा जो ये पूरा जो एयर पाथवे है, ये पाथवे आपको ध्यान रखना है, ये पाथवे पूरा मॉइस्ट होता है। अब मॉइस्ट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बाहर से जो एयर ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ सेम हो। मतलब अगर आप बहुत ही गर्मी वाले जगह पे घूम रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप मतलब आपका जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पर जो एयर है वो भी गर्म होगा, तो जो एयर आप ब्रीद इन कर रहे हैं वो भी गर्म होगा। लेकिन वो गर्म मतलब एयर उतना अच्छा नहीं होगा। मतलब कि आपको पता है कि अगर वो गर्म होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगा इन द सेंस क्योंकि वो गैस है, तो गैस वहाँ पे अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा, वो फिर से इवापोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, वो हम पूरा जो एयर पाथवे है, ये लॉन्ग जो एयर पाथवे है, इसके थ्रू जाके हम उसको थोड़ा बहुत ह्यूमिडिफाई कर लेते हैं, उसमें मतलब बॉडी के टेम्परेचर के साथ उसको सिमिलर कर लेते हैं। और साथ साथ एक और चीज़ है कि हम लोग उसमें कुछ भी अगर फॉरेन पार्टिकल लाइक डस्ट पार्टिकल कुछ भी अगर हो तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, हमारे जो यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो अल्टीमेटली आपका जो कुछ भी अगर फॉरेन डस्ट पार्टिकल है उसको छींक के माध्यम से निकाल देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, थोरासिक चेम्बर्स एनाटॉमिकली एयर टाइट। तो ये आपको यहाँ पे ये जो पैसेज जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों थोरासिक चेम्बर जो है एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है। और इसके साथ एक और चीज़ याद रखना है कि पाल्मोनरी जो वॉल्यूम है यानी लंग वॉल्यूम, लंग का जो डिफरेंट वॉल्यूम्स है उसको हम लोग डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर पाते। मतलब हम ऐसा नहीं कर पाते कि चलो लंग को आज मतलब दुगना फुल रहा है तो कल उसको 4 गुना फुला देते, ऐसा नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, अपने चेस्ट वॉल को, चेस्ट कैपेसिटी को हम लोग थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत मतलब इनडायरेक्टली थोरासिक वॉल्यूम को ऑल्टर करके पाल्मोनरी वॉल्यूम भी ऑल्टर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed तो ये तो सिंपली आपका पोजीशन बोल रहा है, जो कि डॉर्सली आपका क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, वेंट्रल स्टर्नम होगा और आपका लैटरली रिब्स प्रेजेंट होगा। डिफरेंट जो आपका थोरासिक जो रिब होता है वो प्रेजेंट होगा, मतलब थोरासिक वर्टिब्रे के आसपास जो रिब्स है वो प्रेजेंट होंगे। और नीचे एकदम इन्फीरियरली आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपका डायफ्राम प्रेजेंट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन के लिए। And this anatomical setup of the cavity will be reflected in the lung
कैविटी, मतलब जो आपका पाल्मोनरी कैविटी है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो आपका पाल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग वॉल्यूम में भी रिफ्लेक्ट होता है। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग पाल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर पाते, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हम लोग उसको डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर पाते, लंग को हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि लंग का एक डिफाइंड स्ट्रेचेबिलिटी है, लंग का एक डिफाइंड एरिया है। लेकिन हम लोग अपना जो थोरेसिक कैविटी है उसको थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते, तो उसके थ्रू हम लोग ऑल्टर कर पाते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का जो सिंपल स्टेप है वो तो आपको पता ही है, मुझे आई थिंक नहीं बोलना पड़ेगा। हम लोग उसको ब्रीद इन करते हैं और उसके बाद वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में, फिर गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होकर अल्टीमेटली रिक्वायर्ड टिश्यू में जाता है, टिश्यू में फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो फिर से आपका हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आता है और लंग फिर से उसको हमारे एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रिल है उसके थ्रू निकाल देता है। तो ये सिंपल है जो स्टेप है। अच्छा, तो अब है मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग तो दो स्टेप से होता है, एक है इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन। मतलब आप इंस्पिरेशन मतलब जो आप एयर जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं दैट इज़ इंस्पिरेशन, और जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं दैट इज़ योर एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इंस्पिरेशन जो है ना वो एक्टिव प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या है, आपके बॉडी के मसल्स, आपका जो डिफरेंट नर्व्स वगैरह है उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन एक्सपिरेशन जो है ना वो पैसिव प्रोसेस है। मतलब इंस्पिरेशन के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो पैसिव है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना है तो उसमें थोड़ा बहुत आपका काम पड़ सकता है या फिर काम में आ सकता है मसल्स, वरना आपका एक्सपिरेशन ओवरऑल एक पैसिव प्रोसेस है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल आपका जो बॉयल्स लॉ है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो वो फॉलो होता है। मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग मतलब आप सिंपली समझ लो, आपके जो बाहर वाले एयर है, एयर में तो एक मतलब फिक्स्ड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एयर एक सिंपल एक प्रेशर है। अब क्या होगा, जो एयर है वो कैसे फ्लो करता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फॉलो जाता है, तो आपको तो पता है। तो अब हमें हमारा जो मोटिव क्या है, मोटिव क्या होगा कि हम लोग लंग्स में जो है प्रेशर को कम कर दे। मतलब लंग्स में अगर हम लोग प्रेशर को कम कर दे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा, तो मतलब बाहर से अंदर तक चला जाएगा। तो ऐसा ही ये जो मैकेनिज्म है, सिंपल बॉयल्स लॉ का जो मैकेनिज्म है उसको यूज़ करके हमारा पूरा जो इंस्पिरेशन है वो होता है। और अल्टीमेटली गैस ट्रांसपोर्ट तो और भी सिंपल है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है वो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एल्वियोलार मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि हम लोग जो ये कह रहे हैं कि हम लोग इंट्रा पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर वाला, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर वाला, तो लंग्स के अंदर वाला जो वॉल्यूम हम लोग डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम नहीं प्रेशर, लंग्स के अंदर वाला जो प्रेशर हम डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम कैसे डिक्रीज़ करेंगे। तो इसमें एक तो है, हमें पता है कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मतलब क्या है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम प्रेशर घटाना चाहते हैं तो एक तो हम कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें। तो देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर हम अपने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो थोरेसिक कैविटी है इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोरेसिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पल्मोनरी जो वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर पाते, हम लोग थोरेसिक को ऑल्टर करेंगे, वो पल्मोनरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें पूरा जो हमारा थोरेसिक कैविटी है इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। अब थोरेसिक कैविटी का हम लोग मतलब जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो समझते हैं। इसका सामने की तरफ क्या है, सामने की तरफ डेफिनेटली आपका स्टर्नम प्रेजेंट है। पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ आपका वर्टिब्रल कॉलम है। लैटरली आपका क्या है, लैटरली आपका रिब्स है, और नीचे इन्फीरियरली आपका डायफ्राम है। तो क्या होता है, पहले ही आपका फ्रेनिक नर्व जो है डायफ्राम के साथ रिलेटेड है, तो वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब डायफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते ही आपका जो है पूरा का पूरा जो चेम्बर है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब इसका जो वॉल्यूम है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वो इंक्रीज़ हो जाता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते ही। अब इसके बाद क्या होता है, जो एक और मसल, मतलब जो इंस्पिरेशन के लिए जो मेन दो टाइप के मसल इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ योर डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल मतलब क्या, दो जो कोस्टल मतलब जो आपका मेन जो रिब्स है, दो रिब्स के बीच वाला जो पोजीशन है उसमें मसल प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ इंटरकोस्टल मसल, और जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तब क्या होता है, आपका जो थोरेसिक केज है या फिर थोरेसिक कैविटी जो है वो
आपका एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस नहीं, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस क्या था, वो डायफ्राम में था, ये आपका डॉर्सोवेंट्रली एक्सपैंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका जो डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में आप अगर देखेंगे तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में ये ओवरऑल एक्सपैंड हो जाता है। अब ये एक्सपैंड होते ही क्या होगा, पूरा का पूरा जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, और इसके साथ साथ क्या हो गया, उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया होगा डेफिनेटली। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब हो चुका है कम। अब डेफिनेटली जो नॉर्मल आपका लॉ है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होगा एयर, तो वैसे ही आपका एयर बाहर से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और डिफरेंट जो एयर पाथवे है उस एयर पाथवे के थ्रू जाता हुआ चला जाता है हमारे लंग में। तो दिस इज़ द सिंपल मेकानिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। आई डोंट थिंक आपको और यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया आपको। अच्छा, यहाँ पे एक और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ट्रेकिया, इसमें क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो ट्रेकिया में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि वही आपका अल्टीमेटली सीलियरी मूवमेंट के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल है उसको निकालता है। लेकिन वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार होता है, ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता। तो एनिमल टिश्यू के हिसाब से इसको याद रखना आई थिंक बेहतर होगा। अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो इंस्पिरेशन है ये आपको अब समझ आ चुका होगा। अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में डेफिनेटली अब क्या होगा, हमारा जो अंदर का जो प्रेशर है डेफिनेटली बाहर से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब अंदर का प्रेशर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, डेफिनेटली उसका जो वॉल्यूम है उसको कम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे कम करेंगे, डेफिनेटली हमने जो मसल्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था उनको बस रिलैक्स कर देंगे, और क्या, उनको छोड़ देंगे। मतलब वो जो मसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, डायफ्राम हो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हो, तो उनको छोड़ देंगे, बस हो गया। हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो पहले जैसा हो गया। अब क्या हो गया, अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक्सटर्नल से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अब क्या होगा, अब आपका एक्सपिरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर दिस रीज़न आपका जो है एक्सपिरेशन जो प्रोसेस है पूरा ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव प्रोसेस है। मतलब इसमें सिंपली आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर चला जाता है, इसीलिए सिंपली आपका जो है एयर बाहर आ जाता है प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से। अच्छा, तो मैंने आपको पूरा ये पैसेज आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारा ब्रीदिंग का रेट। तो ब्रीदिंग का रेट जो है दैट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो आप मतलब ऑन एंड अराउंड 12 मान सकते हैं, मतलब 12 से 14 ही होता है। तो एनसीईआरटी का डाटा है 12 से 16 है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 12 से 16 बार हम लोग पर मिनट में ब्रीदिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये एडल्ट में, मतलब एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ही ये चीज़ 12 से 16 होता है। अगर आप इन्फेंट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, इससे कई ज़्यादा होता है, 20-25 से भी ऊपर हो सकता है। और अगर आप बुजुर्ग इंसान में देखेंगे तो वो 12 से 16 से भी कम हो सकता है। तो ये डिफरेंट होता है, लेकिन एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए ये 12 से 16 के आसपास होता है। अच्छा, अब तक जो हम लोग इतने पल्मोनरी वॉल्यूम इतने बार इसका नाम हम लोग ले रहे थे, तो ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको किसके थ्रू नापते हैं और क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पल्मोनरी वॉल्यूम जिस मशीन के थ्रू हम लोग नापते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर के थ्रू हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम मापते हैं। तो अब ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आई थिंक आप सब लोगों को ये पता है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसमें मतलब गलती कर देते हैं, लेकिन इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। आई थिंक 2021 में भी पूछा गया था। मतलब लिटरली ऑल्टरनेट साल में इससे क्रॉस मैचिंग या डायरेक्ट वैल्यू से सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है। आप अभी जो ये लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते हुए आप कुछ सांस ले रहे हो ना, आप कुछ इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो, जो भी है, तो वो जो अमाउंट ऑफ यार आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम। मतलब आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम आप जो भी इंस्पायर एक्सपायर करते हो दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम, एंड दैट कम्स आउट टू बी 500 ml इन द स्पाइरोमेट्री। तो 500 ml के आसपास आपका मतलब एक आपका जो ब्रीदिंग में आप क्या करते हैं, एक बार ब्रीद इन या ब्रीद आउट करने के टाइम पे आप एयर लेते या छोड़ते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब क्या है, ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो ये वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी मतलब कितना चालाक है, ये लिख तो रखा है लेकिन इसका काफ़ी साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक टर्म है जो नहीं लिख रखा है। अब अगर सवाल पूछ ले उससे तो क्या कहेगा, लाइन तो एनसीईआरटी में था, सिर्फ नाम नहीं था।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मिनट वॉल्यूम या मिनट वेंटिलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप 1 मिनट में जो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर मिनट वॉल्यूम या मिनट वेंटिलेशन। तो क्या करते हैं, सिंपली 500 ml एक बार में ले रहे हैं, 1 मिनट में 12 से 16 बार कर रहे हैं, तो सिंपली 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से 8 लीटर के आसपास, मतलब 6 लीटर ही मान के चलना बेटर होगा। 8 लीटर बहुत मतलब एथलीट के केस में 8 लीटर हो सकता है उनके लिए, क्योंकि उनका जो ब्रीदिंग जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, लेकिन एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो अराउंड 6 लीटर होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड योर मिनट वॉल्यूम या मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, इसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सिंपल है, मतलब आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब आप किसी आप जगह पे जा रहे हैं, आप मतलब फोर्सफुली थोड़ा बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आपने फुल कैपेसिटी में फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू जितना एयर आप रख सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू ले सकते हैं दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2500 से 3000 ml यानी 2.5 से 3 लीटर के आसपास होता है ये। ठीक है, इसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन है तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा। मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के थ्रू टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट कम्स आउट टू बी 1000 to 1.1 लीटर, 1000 ml to 1.1 लीटर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2.5 लीटर के आसपास हो रहा है, 2.5 से 3 लीटर के आसपास। तो मतलब आप 2.5 से 3 लीटर एक्स्ट्रा एयर आप अपने लंग में स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो वो तो 1 से 1.1 लीटर के आसपास हो रहा है, तो बाकी का एयर जो है, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका जो चीज़ है वो है लंग कोलैप्स कॉन्सेप्ट के साथ वो रिलेटेड है। मतलब अगर आप लंग को एक बलून की तरह समझ सकते हैं। अब बलून में आपने कुछ एयर भर दिया और उससे थोड़ा बहुत एयर आप निकाल भी लिया। अब अगर पूरा एयर जो है वो आप निकाल लेंगे तो क्या होगा, वो बलून ऐसा सिकुड़ सा जाएगा ना, तो मतलब वो कोलैप्स कर जाएगा। सेम है लंग के साथ, लंग भी एक काइंड ऑफ वास्कुलराइज्ड बैलून आप समझ सकते हैं। तो अगर पूरा का पूरा जो एयर है जो लंग में प्रेजेंट होता है वो अगर हम निकाल दे तो क्या होगा, आपका लंग कोलैप्स कर जाएगा, तो जो हम नहीं चाहते डेफिनेटली। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जो पहले पेज में मैं समझा रहा था वो मैं एक्स्ट्रा लिख रखा था, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे एल्वियोलार वेंटिलेशन और मिनट वेंटिलेशन तो डिफरेंट चीज़ होते हैं। मतलब आपका मिनट वेंटिलेशन तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि जितने अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग में जा रहा है या फिर आप मतलब छोड़ सकते हैं 1 मिनट में, दैट इज़ कॉल्ड योर मिनट वेंटिलेशन, या फिर आपका मिनट वेंटिलेशन इसको आप कहते हैं, या मिनट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अब एल्वियोलार वॉल्यूम या एल्वियोलार वेंटिलेशन क्या होता है, ये आपका मतलब जितना अमाउंट ऑफ एयर आपके एल्वियोलाई तक पहुंचता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, टीचर का कोई लेक्चर देख रहे हैं, मेरा ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ योर मिनट वेंटिलेशन। लेकिन आपका दिमाग कितना समझ पा रहा है, कितना रिटेन कर पा रहा है दैट इज़ एल्वियोलार वेंटिलेशन। मतलब अल्टीमेट तो लेक्चर का पर्पस क्या है, आपके दिमाग तक पहुंचना, आपके दिमाग में उस चीज़ को सेट करना। तो आपके दिमाग तक कितना वो सेट हो पा रहा है दैट इज़ एल्वियोलार वेंटिलेशन। मतलब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट तो 6 लीटर के आसपास कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस 6 लीटर के कितना अमाउंट, 6 लीटर में से कितना अमाउंट आपके एल्वियोलाई तक पहुंच पा रहा है गैसेस एक्सचेंज के लिए, दैट इज़ एल्वियोलार वेंटिलेशन। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अच्छा, तो हम लोग अगर 6 लीटर ले रहे हैं तो पूरा का पूरा 6 लीटर क्या एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचता? हाँ, नहीं पहुंचता। ये जो हम लोग एयर ले रहे हैं ना, ये एयर, हमारे जो एयर पैसेज है, ये जो पाथवे है, इस पाथवे में बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटक जाता है। अब ये अटक जाता है मतलब क्या, हमारे जो पूरा पैसेज है, मतलब आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, हमारा पूरा जो एयर पैसेज है उसमें बहुत सारे ऐसे टर्न्स है, छोटा बहुत मतलब वो डिवीज़न है, ब्रांचेस है, तो वो पूरा एयर पैसेज में और मतलब यहाँ तक कि एल्वियोलाई के बीच में भी थोड़ा बहुत ऐसे जो होता है एयर वहाँ पे अटक सा जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता। तो वो जो अमाउंट है दैट इज़ कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। तो वो 2 टाइप का होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम आप याद रख सकते हैं कि इफ़ in any case the tidal volume is increased to 600 ml and the anatomical dead space air is up to 200 ml, then the original tidal volume will be 400 ml। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका एल्वियोलार वेंटिलेशन होता है उसमें आप जो
टाइडल वॉल्यूम से जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं, आपका जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, तो उसको आप माइनस कर देते। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत लिखा था, ये रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे आपका डेड स्पेस वॉल्यूम DSV, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे डेड स्पेस वॉल्यूम में जो है टाइडल वॉल्यूम से हम लोग डेड स्पेस वॉल्यूम जो है उसको माइनस कर देते हैं। अब नॉर्मल ह्यूमन बींग में ये डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, ये देखा गया है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अराउंड 150 ml होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, 350 ml आपका अल्टीमेट जो है लंग तक पहुंच पा रहा है पर ब्रीदिंग में। तो 350 इंटू अगर 12 से 16 एवरेज लेंगे तो वो अराउंड 4 से 4.5 लीटर के आसपास आता है। तो मतलब 6 लीटर आप ब्रीदिंग तो कर पा रहे हैं, लेकिन 4 से 4.5 लीटर ही आपका एल्वियोलाई के पास पहुंच रहा है, दैट इज़ योर एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर ना भी समझ आए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा एज कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम पे आएंगे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम के थ्रू आप समझ जाएंगे कि वो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, जिसमें 1 लीटर से 1.1 लीटर के आसपास आ रहा है, तो बाकी का वॉल्यूम जो है, मतलब आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तो बहुत ज़्यादा ले पड़े, तो बाकी का जो वॉल्यूम है वो कहाँ रह रहा है, वो लंग में रह रहा है, लंग को कोलैप्स से रोक रहा है। तो वो चीज़ है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो आपका एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो रह रहा है, दैट इज़ योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर। तो आपका ये मतलब आप मान सकते हैं कि जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसके अराउंड इक्वल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब यही आप याद रखना कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो 1 लीटर से 1.1 लीटर होता है, ये 1.1 लीटर से 1.2 लीटर होता है। तो ये आप याद रखना। अच्छा, बाई एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग स्पायरोमीटर के थ्रू मेज़र नहीं कर पाते। ये हम लोग दूसरे कुछ मशीन हमें चाहिए होता है, मशीन का नाम अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ मशीन होते हैं या फिर दूसरे कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सिंपली आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर पाएंगे। मैक्सिमम आप डेफिनेटली फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले पाएंगे, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम, सॉरी मैं थोड़ा ये फ्लो में इधर उधर से निकल गया। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये आपका क्या बोला जाता है, इनको मिला के आपका बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। अच्छा, इसके बाद आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये भी सिंपली आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन के थ्रू कितना आप निकाल पा रहे हैं, और साथ साथ आपका टाइडल वॉल्यूम तो कांस्टेंट इसमें भी है, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, इसके बाद आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारे लोग मतलब गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एक नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब इसमें आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आपका अमाउंट ऑफ एयर लंग में रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं कैसे याद रखता था कि नाम क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कितना रेसिड्यू होगा, कितना रह जाएगा। फंक्शनल मतलब आप कुछ फंक्शन कर रहे हैं। अब ये आप कहिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप घर में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो काम करने के समय क्या आप फोर्सफुली एक्सपायर कर पाएंगे। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो काम करने के टाइम पे आपका तो ब्रीदिंग में आपका ध्यान नहीं रहता, आपका काम में ध्यान रहता है। तो काम करने के टाइम पे आप जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको डेफिनेटली निकाल नहीं पाएंगे, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग में ही रह जाएगा, आप नॉर्मल जस्ट ब्रीदिंग करेंगे। तो इसके लिए, इसके कारण से क्या बन जाता है, और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम तो ऑलरेडी आप डेफिनेटली वो तो कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग में प्रेजेंट रह जाएगा। तो इसीलिए आपका जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है, मतलब लंग में काम करने के टाइम पे कितना पड़ा रहता है, दैट विल बी योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आई थिंक मैंने जो आपको ये ट्रिक या फिर स्टोरी जो समझाया, इसके थ्रू आपका ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और वाइटल कैपेसिटी में भी एक ऐसा स्टोरी है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से कई बार सवाल पूछा जाता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब आप एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना ब्रीद इन कर पा रहे, या फिर आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। मतलब आप फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रीद आउट कर पा रहे हैं। तो इसको आप सिंपली, आप अगर आपके कोई घर में आप बलून फुलाते हैं, तो बलून फुलाने का सिचुएशन आप याद कीजिए। उसमें आप क्या करते हैं,
ऐसे आप पूरा जो आपका मतलब जितना अमाउंट ऑफ एयर आप मैक्सिमम ले सकते हैं वो ले लेते हैं, और फिर बलून जब फुलाते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जितना आप छोड़ सकते हैं वो आप छोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या, आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो छोड़ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ ही रहे हैं, वो तो हमेशा कांस्टेंट है, साथ साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, सिंपली बलून फुलाना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो बलून फुलाने के टाइम में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम इंस्पायर करेंगे, मैक्सिमम एक्सपायर करेंगे। मतलब टाइडल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, साथ साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है। फाइनली हमारा आता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी बहुत ही सिंपल चीज़ है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरे लंग में कितना एयर रहता है, पूरा का पूरा, मतलब सब कुछ ऐड कर दो, रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दो, साथ साथ आपका रेसिडुअल वॉल्यूम डेफिनेटली याद कर, मतलब उसको ऐड कर दो, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम लंग में पड़ा रहता है तो वो पड़ा रहता है, इसलिए हम लोग उसको भूल जाते हैं बहुत बार। तो उसको भूलना मत, रेसिडुअल वॉल्यूम में भी इसमें ऐड करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार क्या ऐसा सवाल पूछता है कि जो आपका वाइटल कैपेसिटी है, मतलब वाइटल कैपेसिटी को आपको टोटल लंग कैपेसिटी के साथ रिलेट करने के लिए बोलता है, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। मतलब जो टोटल लंग कैपेसिटी है दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के साथ रिलेट करने को बोल सकता है कि एक्सपायरेटरी जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी है वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के टर्म्स में क्या होगा। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के टर्म्स में डेफिनेटली आपका टीवी और ईआर भी ऑलरेडी आ चुका है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस आपका डेफिनेटली रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। वैसे ही आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ रिलेट करके कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने अपना जो पूरा का पूरा लंग वॉल्यूम है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है, डिफरेंट वॉल्यूम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद एक स्पायरोमेट्री का डायग्राम है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, और वहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये है आपका स्पायरोमेट्री की ग्राफ या फिर कर्व आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली आप सिंपली देख सकते हैं कि नॉर्मल जो वेव्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, तो नॉर्मल वेव्स जो है वो आपका नॉर्मल जो ब्रीदिंग के टाइम पे जो होता है, यानी टाइडल वॉल्यूम आप कह सकते हैं। तो उस टाइडल वॉल्यूम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद एक बड़ा सा पीक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वो जो बड़ा सा पीक आपको दिख रहा है दैट इज़ योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑलरेडी हमें पता है कि जो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के थ्रू जो अमाउंट ऑफ एयर आप ब्रीद इन कर सकते हैं, तो वो पता है। अच्छा, इसके बाद इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 2.5 to 3 लीटर के आसपास होता है, तो इसलिए वो बड़ा होगा। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको पता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के थ्रू जो हम निकाल पाते हैं, तो वो कितना होता है, वो अराउंड आपका 1 लीटर से 1.1 लीटर के आसपास। तो यहाँ पे 1.2 लीटर के आसपास दे रखा है। वो मतलब वैरी करता है, डिफरेंट किताब में डिफरेंट होता है। तो एनसीईआरटी में अराउंड वो आपका 1.1 लीटर के आसपास लिख रखा है। अब पूरा तो हम लोग जो इंस्पायर कर रहे हैं पूरा तो एक्सपायर नहीं कर पाते, जो रह जाता है वो क्या कहते हैं, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम पे अप्रॉक्स 1.2 लीटर के आसपास होता है। तो यहाँ पे आरवी के थ्रू हमें दिखा रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंटर दे रखा है, जो साइन दे रखा है, वो ध्यान से देखना। यहाँ पे वीसी यानी वाइटल कैपेसिटी जो दे रखा है उसमें यह चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी का सारा चीज़ है सिवाय रेसिडुअल वॉल्यूम के। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ऐसे तरीके से जो डिफरेंट रिलेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बोला था कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो रेसिडुअल कैपेसिटी जो हमारे लंग में पड़ा रहता है दैट इज़ कॉल्ड योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो उसमें क्या आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हम लोग उसमें काम करते, कोई भी काम करते वक्त तो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा और डेफिनेटली रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगा ही। तो इसलिए पूरा का पूरा जो 2.5 लीटर के आसपास जो वॉल्यूम आ रहा है तो वो आपका हो जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो यही है यार आपका पूरा का पूरा जो स्पायरोमेट्री का कर्व या फिर ग्राफ। तो ये स्पायरोमेट्री का जो चीज़ है, ये स्पायरोमीटर जो या फिर रेस्पायरोमीटर भी इसको कहा जाता है, तो उसके थ्रू नापा जाता है। और आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्पायरोमीटर के थ्रू आप जो ये रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको आप मेज़र नहीं कर पाते। मैंने ऑलरेडी लेक्चर टाइम पे भी बोला था वो चीज़ आपको, उसको अलग मेथड के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये ओवरऑल आपका स्पायरोमेट्री का ग्राफ है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ चुका होगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं तक रोकूंगा क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है। इसके बाद मैं बाकी का लेक्चर कोशिश करूंगा कि 1 या 2 लेक्चर में बाकी जो पूरा पार्ट है वो निपटा देने की।
तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।